जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम जैव प्रक्रम के बारे में आज बताएंगे आप लोगों को। और पहले हम आपको सिखा देंगे, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव मैथ कम से कम 30 लेकर आऊँगा। हालांकि इसमें बताएंगे लगभग 100 के करीब, तो समझिए मेरे तरफ से 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और आप जो है, मेरे चैनल का नाम है MDN निपिन क्लासेस, मेरा नाम निपिन है, ठीक है। मानव के अंग के बारे में भी समझना है और किस तरह से पादप का जो प्रक्रम करता है, पोषण किस तरह से करता है, जीव पर पोषण, स्वपोषण, ठीक, यह किस तरह से होता है, ये आपके बारे में आज सिखाएंगे। एक मोटिवेशनल कोटेशन लेके आए हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपना तस्वीर बदल दे। अर्थात ये बहुत ही अच्छा चीज़ है आपके लिए। वक्त से लड़ना चाहिए, ठीक है। वक्त से लड़ने के बाद जो हो सकता है नसीब बदले, लेकिन ये पता जरूर आपको ध्यान में रखना है कि इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदलना चाहता है। और कल क्या होगा, ये कल कौन जानता है कि क्या होने वाला है। कल क्या पता कल वक्त आपका खुद ब खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो इस बात को आपको समझना है। इस तरह से अब वक्त किसी का नहीं होता, और वक्त जब वक्त का वक्त आता है तो हो सकता है वक्त के लिए आपके लिए वक्त ना हो। आज आपके लिए वक्त ले रहा है, तो वक्त को जरूर वक्त दीजिए। अर्थात आप स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी प्रकार के रोल अदा कर रहे हैं अपने घर के पास या घर में, तो आप उसे पूरा रूप से करिए, सुचारू रूप से समझिए। आइए समझते हैं जैव प्रक्रम में क्या पढ़ना है। पहला बात है जैव प्रक्रम, अर्थात जब जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी मेंटेनेंस करता है, जो प्रक्रिया द्वारा अपना मेंटेन करे, जैसे हमारा हाथ अगर मान के चलिए कट जाए तो हम क्या करेंगे कि मेंटेनेंस होगा, तो भोजन करेंगे, पोषण करेंगे, तो वही कहलाता है जैव प्रक्रम। पोषण क्या है, तो जीने के लिए जब जीव जो पोषक तत्व ग्रहण करता है उसे पोषण कहा जाता है, ठीक। तो प्रक्रम क्या है, यानी मेंटेनेंस जो करता है, जीव जीने के लिए जो मेंटेनेंस करे। तो मेंटेनेंस हम एक शब्द लिख देते हैं, उसी को बोला जाता है जैव प्रक्रम। यानी जैसे पादप को, अगर पेड़ पौधे को कोई टहनी काट दिया जाता है तो अपना उसी प्रक्रम द्वारा अपनी धीरे धीरे पोषण कर करके अपने एक नया टहनी निकालता है, अपना डाली निकलता है, अपना शाखा निकलता है। तो आपको ये समझना है, पोषण जो होते हैं, पोषण जैसे बोला जाता है न्यूट्रिशन, यानी पोषण है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना जीने के लिए जो ग्रहण करता है, जीने के लिए जो चीज ग्रहण करता है उसी को बोला जाता है पोषण। तो पोषण को दो टाइप बांटा गया है। पोषण कौन कौन से होते हैं, तो पोषण आपका दो प्रकार के है। एक का नाम है स्वपोषण और दूसरा का नाम है विषम पोषण। स्वपोषण में पाते हैं पेड़ पौधे, यानी पादप आता है, प्लांट आते हैं। और विषम पोषण का एक और नाम है परपोषण। परपोषण तो एनसीईआरटी बुक में केवल विषम पोषण ही लिखा रहता है, तो अभी भी परपोषण ना लिखेगा। एक दूसरे किताब जैसे भारतीय प्रकाशन पढ़िएगा तो वहां पे विषम पोषण न लिख करके परपोषण वो लिखता है, ठीक। तो परीक्षा में कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो विषम पोषण क्या है, परपोषण ना पूछा जाएगा, या इस बात को अपना याद रखिएगा। तो स्वपोषण में जीव अब स्वयं भोजन बनाता है, इसमें परपोषण में और स्वपोषण में क्या होते हैं, स्वपोषण में जीव स्वयं भोजन बनाएगा, स्वयं यानी अपने स्थान पे ही रहकर अपना भोजन बनाता है। और विषम पोषण में जीव दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है विषम पोषण क्या है, स्वपोषण क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हैं विषम पोषण में वैसा वह जीव जो अपने भोजन दूसरे के ऊपर निर्भर रखकर बनाए उसे विषम पोषण कहा जाता है। अब बात ये समझना है, स्वपोषण के बारे में अगर देखा जाए, स्वपोषण जो है, स्वपोषण में पौधे के लिए क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, कई बार पूछा गया है फोटोसिंथेसिस
यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण पौधे दिन के समय में, इस बात को याद रखिएगा, पौधे कब, दिन या रात तो दोपहर, तो दोपहर में भी प्रकाश संश्लेषण करता है, सुबह में भी प्रकाश संश्लेषण करता है, केवल शाम को भी प्रकाश संश्लेषण करता है, केवल रात को प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। अर्थात इस बात को अपने याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण दिन के समय, दिन ही बोल रहे हैं, सुबह शाम दोपहर जो भी है ये दिन ही मानते हैं, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? दिन के समय में मेरे प्यारे भाई, दिन के समय में पौधे पर्यावरण से CO2 ग्रहण करते हैं और जमीन से क्या करते हैं? खनिज और लवण इस्तेमाल करते हैं, खनिज लवण एवं जल, ठीक है ना। दिन के समय में, दिन के समय क्या होगा? तो दिन के समय जब होगा इसका मतलब है उसे प्रकाश की उपस्थिति चाहिए, यानी लाइट रहता है, यानी दिन के समय में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और क्लोरोफिल यानी हरित लवक के पास अपना भोजन बनाते हैं, हरित लवक के पास अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे को, यानी आपसे पूछा जाए पादपों को कितने कच्चे माल की आवश्यकता होता है, कई बार ये पूछ दिया गया क्वेश्चन, कच्चा माल पादपों के कौन कौन से चाहिए। पादपों के लिए कच्चा माल यानी कच्चा पदार्थ तो 4 चाहिए। ये पहला नाम याद रखिएगा, प्रकाश होना चाहिए, दूसरा याद रखिएगा, दूसरा आपको यह याद रखना है CO2 चाहिए, तीसरा आपको यह याद रखना है कि जल और खनिज लवण चाहिए, और चौथा जो आखिरी है हरित लवक चाहिए, जिसे बोला जाता है क्लोरोफिल, हरित लवक, हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषण करता है, जैसे पर्यावरण से CO2 और जमीन से क्या लेता है? H2O। यह क्रिया होता है प्रकाश के उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। और जल और साथ ही ऑक्सीजन को क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, छोड़ेगा। तो आपको ये बात को याद रखना है, यहाँ पे 6 लगा देते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया का रिएक्शन है। कई बार पूछ लिया गया है किसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इन चारों में सबसे नेसेसरी, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रकाश। प्रकाश ना होगा तो इसका कनेक्टिविटी ना हो पाएगा, ठीक। तो यह याद रखिएगा, प्रकाश के उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर प्रकाश न रहे तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। आगे आपको ये समझना है, 2 बात और समझा जाए। एक शब्द है आपका स्वपोषी, मैंने लिखा था, बोला था आपको स्वपोषण, और दूसरा है विषम पोषण। विषम पोषण, स्वपोषण और विषम पोषण में क्या अंतर हो सकता है? स्वपोषी और विषम पोषी, जैसे हम लोग क्या आएंगे, ये स्वपोषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसे चाहिए? स्वपोषी जीव को, कि प्रकाश, स्वपोषी जीव को प्रकाश संश्लेषण कम होता है, यानी सॉरी श्वसन की दर स्वपोषण में कम होता है। श्वसन में स्वपोषी कम करते हैं, स्वपोषी कम करते हैं। इसमें पता चलेगा यह विषम पोषी अधिक शोषण करते हैं। विषम पोषी जीव श्वसन अधिक करते हैं। दूसरा चीज, तीसरा बात आपको यह याद रखना है कि जो होता है स्वपोषण में ये अचर होते हैं, यानी एक जगह ही रहते हैं, और ये होते हैं चर होते हैं। अर्थात हम लोग क्या करते हैं? चलते फिरते रहते हैं। हम लोग विषम पोषी जीव में आते हैं। चौथी बात आपको यह याद रखना है, इसमें हरित लवक होता है, हरित लवक होता है, हरित लवक होगा, लेकिन इसमें हम लोगों में अर्थात हरित लवक नहीं होता है। रुका जाए, लाइट कट गया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आइए अब डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही अब आपको सारा क्लियर करते चलेंगे।
यहाँ देखा जाए, मैं इतना बताया। अब ऑब्जेक्टिव का बारी है, ऑब्जेक्टिव देखा जाए। हालांकि पूरे पार्ट से रहेगा, ये बात अंत तक, वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, चैप्टर जब प्रकरण पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हम आए हुए हैं। देखा जाए, यहाँ प्रश्न पहला बोला हुआ है कि वैसे पदार्थ जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं। तो सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहने वाला जीव कहलाता है मृत जीवी। तब जहां मृत जीव होगा वहीं पे सारा गला पदार्थ वाला मानेंगे। सारा गला पदार्थ मृत जीव होता है। मृत जीव का उदाहरण अगर कहा जाए तो कवक होगा, सूक्ष्म जीव होंगे, सूक्ष्म जीव होगा, ठीक। ये कवक और सूक्ष्म जीव ये क्या करते हैं, मरे हुए चीजों को खाते हैं। परजीवी क्या होता है, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जैसे परजीवी का अगर देखा जाए, परजीवी जू हुआ आपके, जो माथों में जो जू चलता है, ठीक है ना, खटमल है, अमरबेल है, ठीक। इस तरह स्वपोषी में होते हैं पादप। परपोषी का ही नाम है जो दूसरे पर निर्भर रहता है। यानी परजीवी, परपोषी तीन प्रकार के होता है। परपोषी में होता है मृत जीवी पोषण, एक होता है परजीवी, तीसरा होता है मृत जीवी, परजीवी, और एक और नाम होगा आपका प्राणी संपोषण। ये तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। तो वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों को, सड़ी गली चीजों को जो खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सड़ा गला चीज को खाएगा उसे बोला जाता है मृत जीव यानी मरा हुआ जीव को जो खाएगा उसे बोला जाता है मृत जीव। आगे देखते हैं सवाल। दूसरा नंबर जो सवाल है, दूसरा आपसे क्वेश्चन बोला हुआ है, स्वपोषी भोजन के लिए, तो स्वपोषी यानी स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जीव जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। तब पेड़ पौधे के लिए क्या क्या चाहिए, तो पेड़ पौधे के लिए मैंने बोला था, पेड़ पौधे के लिए क्या चाहिए आपको मैं बताया था, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, उसके बाद CO2 चाहिए और हरित लवण चाहिए। हरित लवण, ये चार कच्चे पदार्थ हैं। मैं अभी वीडियो में आपको बताया था। पौधे के लिए यानी स्वपोषी के लिए यानी पेड़ पौधों के लिए कितने चीजें चाहिए, क्लोरोफिल किसमें होता है, क्लोरोफिल में ही रहता। क्लोरोफिल जो होते हैं हरित लवण का ही बोला जाता है, ठीक है ना। प्रकाश चाहिए, CO2 और H2O चाहिए, और इसका मतलब है क्या चाहिए, सब चाहिए। अर्थात स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल बोला है छोटी आंत, बोला है छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है ना। ये सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। छोटी आंत नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए आपका यहाँ पे रहना चाहिए अमाशय। यहाँ पे आपको लिख देते हैं अमाशय। अमाशय से निकलने वाला रस क्या कहलाएगा। अमाशय से निकलने वाला जो रस होगा प्यारे बंधुओं, अमाशय से निकलने वाला रस क्या होता है, जठर रस होता है। जठर रस को क्या बोलते हैं, HCl। इसका एक और नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड, चाहे इसका नाम, इसका pH मान अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका pH मान कितना होता है, 1 होता है। यह जठर रस आपके शरीर में क्या करता है, अम्लीय, या इसका pH मान 1 होता है। ये कैसा होता है, तो आप कहिएगा अम्लीय होता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। 7 से कम होगा, 7 से कम होता है तो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा, तो लाल कर देगा। नीला लिटमस पत्र को
पत्र को लाल कर देगा। तो ये जानकारी आपको रखना है। जठरस का पीएच मान क्या होगा, एच होगा, ये पूछा जा सकता है। जठरस क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। चाहे इसे एक और नाम बोला जाता है, आंत रस भी बोला जाता है, याद रखिएगा, आंत रस भी इसे बोला जाता है, कई नामों से जाना जाता है। या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच मान इतना होता है, 1 होता है, अम्लीय होता है, 7 से कम होता है। इसे यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक। एनामल क्या है, एनामल भी इस ऑप्शन को सुन लिया जाए। एनामल क्या है, दांत का यह ऐसा परत है जो सबसे ज्यादा कठोर है। शरीर का सबसे ऐसा मजबूत हड्डी जिसे एनामल बोला जाता है, ये दुधिया रंग का होता है, सॉरी सफेद रंग का होता है, यानी सबसे मजबूत हड्डी को क्या बोलते हैं, एनामल। या दांत का, ये जो दांत हमारा देख रहे हैं, इससे सबसे ऊपरी परत जो दुधिया रंग का दिखाई दे रहा होगा, उसी को बोला जाता है एनामल। ये शरीर का सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट बोला जाता है, मजबूत हड्डी। CO2 और O2 तो हो नहीं सकता। अमाशय से निकलने वाला रस क्या होगा, अमाशय से निकलने वाला रस होता है जठर रस। जठर रस का बहुत सारा नाम हमने लिखा है, आप अपने कॉपी में नोट आउट कर लीजिएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखा जाए। ये जो सवाल बोला है, कहा है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है मेरे प्यारे भाई 0.03%। कितना प्रतिशत CO2 है। ठीक, वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कार्बन का प्रतिशत कितना है। कार्बन का 0.003%, यानी CO2 पूछेगा तो इतना बताएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो आप इसे बताइए 21%, लगभग 21% के करीब है। हालांकि 20.95% है, इसको कैसे मान लिया जाए। पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कितना चाहिए, तो कम से कम 33% चाहिए ऑक्सीजन की मात्रा। पर्यावरण को संतुलन बना के रखना है। जिस तरह से आज के समय गर्मी इतना लग रहा है कि फिर पूछिए मत, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लगभग, हालांकि 33% तो अब पेड़ पौधे की मात्रा, ये मैंने बता लिखा है, पेड़ पौधे की मात्रा कितना होना चाहिए, पेड़ पौधों की मात्रा होना चाहिए 33% तक। ठीक है, पर्यावरण में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है। 20.95 अगर ऑप्शन है तो 20.95 मारिएगा, 21 भी मार सकते हैं। ठीक, एक और आपको समझना है, ऑक्सीजन हुआ, उसके बाद नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। नाइट्रोजन आपका 78% है। इतना बात आपको याद रखना है। CO2 का प्रतिशत है इतना, कार्बन का प्रतिशत इतना है, ऑक्सीजन का प्रतिशत इतना है। और पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ पौधे को बरकरार आपको रखना है 21%। जो एक ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेंगे तो 33% हमें चाहिए। हालांकि हमारे भारत देश में भी अभी 24% के करीब पेड़ पौधों का मात्रा है। पूछा जाएगा अभी वर्तमान समय में कितने प्रतिशत है। 2009 के आंकड़े के अनुसार हमारे भारत में 20% ही जंगल थे, लेकिन बढ़कर कितना हो गए हैं, 24% हो गया। नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछ देगा कितना है, तो 78% है। ठीक, बाकी सब ऑप्शन के अनुसार देखा जाए वायुमंडल कितना परसेंट है, CO2 कितना हो, 0.03%। आगे हम लोग देखते हैं 5वां नंबर सवाल पूछा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो आपको याद ये रखना है कि क्या नहीं होगा, पानी का टूटना, CO का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना। ये पानी क्या होता है, टूटता है तभी ना बनेगा। जैसे देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। H2O प्लस ऑक्सीजन। तो 12 यहाँ पे 6 लिख देते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है, तो बताइए क्या कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं आपको दिखाई दे रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। CO2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिखाई दे रहा है, और पानी का टूटना भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन नहीं होगा, नहीं पर फोकस करना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट आंसर, सॉरी हमारा वाला ये आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा नहीं होता है। ठीक है, अगला समझते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल को देखा जाए। पूछ लिया है हमसे कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा कभी भी भोजन अपना कूटबाद के द्वारा करता है। अमीबा के बारे में अगर देखा जाए, अमीबा जो है मेरे प्यारे भाई, अमीबा जो है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका वाला जीव है।
कई बार पूछ लिया जाता है अमीबा एक कोशिकीय है, उसी के साथ पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है। अमीबा जो है, अमीबा कैसा है भाई, तो यह एक प्रकार का कैसा जीवी है, मृत जीवी, मरे हुए चीज को खाता है, मृत जीवी कह सकते हैं। दूसरा चीज आपको ये देखना है, अमीबा का जो भोजन बनता है, अमीबा का जो भोजन होता है कूटपाद द्वारा तैयार करता है, कूटपाद। और पैरामीशियम के बारे में पूछा जाए, पैरामीशियम किसके द्वारा करता है, तो सीलिया द्वारा। अमीबा का शेप किस तरह से होता है आप देखे होंगे, ठीक। तो इसमें बोला है अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण, तो अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करेगा, तो कूटपाद के द्वारा करेगा। अमीबा अपना भोजन कैसे करेगा, कूटपाद द्वारा। परिवहन के द्वारा नहीं कर सकता है। परिवहन के द्वारा हमारा जो सांस, पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो परिवहन के द्वारा CO2 ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं, ये क्या होता है, परिवहन के द्वारा। भोजन रसधानी किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है भोजन रसधानी, पादप में पाया जाएगा। केंद्रक किसमें पाया जाता है, केंद्रक मनुष्य में भी पाया जाता है। केंद्रक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पादप का जो केंद्रक होगा वो होता है चौकोर। जो जंतु का मतलब जीव, जानवर, जंतु का मतलब जीव नहीं, जानवरों का जो केंद्रक होगा ये कैसा होता है, गोल होता है। तो आपको इतना इस प्रश्न से मिला। आप कोशिश यही रखिएगा कि अंत तक वीडियो देखते रहिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करने के लिए बोलिएगा। आगे हम सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर हमसे बोला हुआ है, इनमें से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा हुआ रहता है। ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। तो ग्रसनी आपको याद रखना है, भोजन जाता है मुख से ग्रसनी से ग्रास नली से कंठ द्वार, इस तरह से होता है। इसी को बोला जाता है निगल द्वार, ठीक है। तो हम ऑप्शन मारेंगे निगल द्वार, यानी भोजन जब खाते हैं तो आपको निगल द्वार, यानी भोजन क्या करते हैं, घटकते हैं, तो ये निगल द्वार हुआ। तो ग्रसनी से ग्रास नली के पास उसके ऊपर आता है कंठ द्वार, यानी कहने का मतलब जो आवाज मेरा आ रहा है कंठ द्वार से नहीं आ रहा है, ठीक। तो इस बात को अपने ध्यान पर रखिएगा कि ग्रसनी और ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है किसके द्वारा, निगल द्वार के द्वारा। कंठ द्वारा हमारे आवाज आता है। और यहाँ पर एक पाया जाता है गलाटिस पाया जाता है। ये गलाटिस क्या करता है, ये कहने का यह अर्थ है, जो आपका मुख है यहाँ से मान के चलिए एक श्वास के लिए चला गया है, एक भोजन के लिए गया है, तो एपिग्लाटिस यहीं पे पार्ट पर काम करेगा। एपिग्लाटिस यानी कहने का मतलब है, जब भोजन करिएगा तो एपिग्लाटिस किस दिशा में आ जाएगा, कंठ द्वार की ओर। अर्थात जब भोजन करता है तो आदमी कंठ द्वार की ओर अपना साइड कर देता है, तो भोजन चला जाता है, ठीक है, निगल द्वार से रास्ते। और जब आप हवा लीजिएगा, यानी जो जैसा हम सांस ले रहे हैं, तो आपका भोजन द्वार की तरफ अपना चला जाएगा और कंठ द्वार की ओर निकल जाएगा। जैसे अगर देखा जाए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे, इधर मान के चलिए और इस तरह से बढ़ा हुआ है, ठीक। एपिग्लाटिस एक तरह से गेटमैन का काम करेगा। गेटमैन का कौन सा गेटमैन काम करेगा, ये भी ध्यान में रखना है। जैसे एपिग्लाटिस यहाँ पर इसका पर्दा है, ठीक। अगर आप ये भोजन यहाँ इकट्ठा होता है और यहाँ हवा होता है, मान के चलिए हवा, तो अगर आप भोजन करते हैं तो एपिग्लाटिस इसे बंद कर देगा, तो भोजन इस रास्ते से आ जाएगा, ठीक। अगर आप हवा ले रहे हैं, जैसे आपको देखा जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर हम जैसे हवा ऑक्सीजन मेरे अंदर गया, तो मेरा इस द्वार को क्या करेगा, बंद कर देगा, ठीक। तो एपिग्लाटिस इस दिशा में ऐसे काम करता है। जब हवा लीजिएगा तो किसे बंद करेगा, निगल द्वार को, यानी भोजन के नली को बंद कर देगा और हवाएं इस रास्ते से चले जाएंगे। कभी कभी खाते समय आप देखे होंगे कि भोजन श्वास यानी कंठ द्वार में जब जाता है तो आदमी को नाक से भी, कहने का मतलब है नाक से खाना निकलने लगता है, सरक जाता है, जिसे आप आमतौर पे जानते हैं, ठीक है। तो कंठ द्वार में से आवाज आता है, ठीक। एपिग्लाटिस यहीं पे रहता है। मल द्वार में क्या होता है, जो आप
कहने का मतलब है जब हम लोग लेटरिन करते हैं मल द्वार के ही माध्यम से निकलता है, ये बड़ी आंत का बात है। ठीक, आगे देखते हैं। हम लोग कहाँ चले गए? आइए समझते हैं। पूछा हुआ है कहा है कि ग्रहणी भाग है किसका, ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी याद रखेगा छोटी आंत के मेरे प्यारे भाई, छोटी आंत का 3 भाग, छोटी आंत का 3 भाग। पहला भाग है ग्रहणी, ग्रहणी। दूसरा भाग है ग्रहणी जोजिलम, जोजिलम। और तीसरा भाग है आपका इलियम, इलियम। तो छोटी आंत का 3 भाग, ग्रहणी, जोजिलम, इलियम। छोटी आंत शरीर का सबसे बड़ी एक तरह से पाचन का केंद्र है। सबसे ज्यादा अगर पाचन देखा जाए, सबसे अधिक पाचन यानी पूर्ण पाचन कह सकते हैं, पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन आपका होता है छोटी आंत में। छोटी आंत का जो आकार होता है यू के आकार का होता है। ठीक, कैसा होता है? यू के आकार होता है। छोटी आंत में किस किस का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, वसा का पाचन होगा, वसा का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, साथ ही साथ प्रोटीन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, अरे यार गलती क्या हो जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। यह भी याद रखिएगा। चौथा बात आप याद रखिएगा, छोटी आंत किसका बड़ा होता है? तो शाकाहारी जीव का छोटी आंत बड़ा होता है। शाकाहारी जीव का, शाकाहारी जो जीव होते हैं उसका छोटी आंत बड़ा होता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है किसका छोटी आंत बड़ा होता है? तो शाकाहारी जीव का बड़ा होगा। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यह यू के आकार का होता है, इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पाचन होता है। शाकाहारी जीव का छोटी आंत क्या होता है? बड़ा होता है। ग्रहणी, ग्रहणी, जोजिनम, इलियम। जोजिनम, जोजिनम और इलियम होता है। जोजिलम लिखा गया, जोजिनम, इलियम, ग्रहणी 3 भाग होते हैं। इसी तरह ग्रहणी, इसमें प्रश्न पूछा ग्रहणी किसका भाग है? तो क्या बताएंगे? छोटी आंत का। बड़ी आंत का 2 भाग होता है, एक का नाम है कोलम और दूसरा का नाम है रेक्टम। ये भी बात याद रखिएगा। बड़ी आंत का 2 भाग। बड़ी आंत के बारे में अगर देखा जाए, बड़ी आंत में जल का पूर्ण पाचन होता है मेरे प्यारे भाई, जल का पूर्ण पाचन, जल का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण रूप से जल कहाँ पचता है? यहीं पे पचता है। आमाशय में जठर रस प्रवाहित होता है। मुख गुहा में, मुख गुहा यानी मुख से ही पचना कोई चीज शुरू होता है। ठीक, तो मुख गुहा को बताया गया है। ग्रहणी किसका भाग है? तो हम मानेंगे छोटी आंत। चलिए, इतने सवाल आप अपने कॉपी में नोट आउट कीजिएगा, क्योंकि हर एक सवाल में जो बता रहा हूँ 4 या 5 कम से कम सवाल का अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए कारगर होगा। यहाँ पर मैंने 7-8 मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। अगला सवाल बोला है आहार नाल की लंबाई कितनी होता है? आहार नाल की लंबाई प्यारे भाई, आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। अगर पूछा जाए छोटी आंत की, छोटी आंत की लंबाई होता है 6 से 8 मीटर के करीब, 6 से 7 मीटर मान सकते हैं, 6 से 7 मीटर के करीब होता है। छोटी आंत की लंबाई पूछेगा, छोटी आंत का 6 से 7 मीटर होता है। पूरा आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। ठीक, ये दोनों बात अपने कॉपी में नोट आउट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, और बाकी सारे ऑप्शन। अगला प्रश्न है
कि ब्रिक के क्रियात्मक और रचनात्मक, यानी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है। जो किडनी है, पहला चीज है ब्रिक। तो ब्रिक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ब्रिक कैसा है भाई? उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग है। दूसरा चीज है ये रक्त को फिल्टर करता है, यानी ब्लड को क्या कर देगा? फिल्टर करेगा। तीसरा बात अपना याद रखिएगा, ब्रिक जो है सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार का। ये शरीर में कितने होते हैं? शरीर में आपका 2 है। तीसरी बात आपको यह याद रखना है कि मूत्र का निर्माण कौन करता है? ब्रिक करता है। मूत्र का निर्माण कौन करेगा? ब्रिक करेगा। ब्रिक के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त? नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बोलते हैं। इतना बात याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा, आप अगर आपसे पूछा जाए कि दिमाग के यानी मस्तिष्क के यानी तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इकाई को तो इसे बोला जाता है न्यूरॉन, न्यूरॉन। ठीक है। ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होगा वही ऑप्शन हो जाएगा, नेफ्रॉन। मूत्रवाहिनी जो ब्रिक है, ब्रिक आपको 3 भागों में बांटा गया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद ट्यूबुलर स्वरण और ट्यूबुलर निष्कासन। ये 3 प्रकार के ब्रिक का कार्य करता है, एक फिल्टर करता है, एक निष्कासन करता है और एक रास्ते देता है। तो इस प्रकार के ब्रिक के बारे में हम समझ गए। ब्रिक को जो बोला जाता है किडनी बोला जाता है, किडनी बोलते हैं। ब्रिक का एक और नाम है गुर्दा, गुर्दा। तो ब्रिक का इतना नामों से जाना जाता है। अगला हम सवाल आपको दिखाते हैं। बोला हुआ है मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? मतलब पूर्ण मनुष्य का मेन श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? हम लोग क्या चीज से सांस लेते हैं? तो नाक से, फेफड़ा से। तो फेफड़ा से आप लेते हैं, फेफड़ा। तो मनुष्य का जो श्वसन अंग है फेफड़ा है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। अब फेफड़ा कैसा होता है? फेफड़ा कैसा होता है? अस्पंजी होता है। आपके शरीर में फेफड़ा कितने होते हैं? फेफड़ा है 2। पूछा जाएगा फेफड़ा का चीज से ढका रहता है? फ्लूरल मेम्ब्रेन से, फ्लूरल मेम्ब्रेन से रहता है, मेम्ब्रेन। फेफड़ा क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, बाहर, और ऑक्सीजन को क्या करता है? अंदर आने देता है। ठीक है। मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा फेफड़ा। ट्रैकिया से कौन सा जीव सांस लेता है? ट्रैकिया से आपको मालूम होना चाहिए, ट्रैकिया से सांस लेने वाला जीव है तेलचट्टा, तेलचट्टा। इस तरह से गिल्स से कौन सा सांस लेता है? गिल्स से सांस लेने वाला जीव है मछली। गिल्स को बोला जाता है गलफरा, गलफरा। नाक से कोई जीव सांस नहीं लेता है। अब यह समझना है ट्रैकिया, फेफड़ा। फेफड़ा हम समझ गए। सांप भी फेफड़ा से सांस लेता है, गाय भैंस ये भी जीव जो होते हैं सांप फेफड़ा से ही सांस लेते हैं। अब एक और 2 आप लिख लीजिए। दूसरा बात ये रखना है आपको कि जैसे हम लिखते हैं मेढक। मेढक क्या चीज से सांस लेगा? मेढक लेगा त्वचा से सांस, त्वचा से सांस लेता है। साथ ही जब पानी में रहेगा तो अपना लेगा गिल्स से, हालांकि फेफड़ा से भी लेता है, हम लिख देते हैं फेफड़ा। मेढक का छोटा रूप यानी मेढक का जो बच्चा होता है, उसे बोला जाता है टोड। तो टोड क्या चीज से सांस लेगा? टोड जो सांस लेता है गिल्स से लेता है, गिल्स से। तो मैंने क्या क्या बताया? मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग होता है फेफड़ा। फेफड़ा के बारे में मैंने लिखा फेफड़ा स्पंजी होता है। फेफड़ा 2 है। फेफड़ा क्या चीज से ढका रहता है? फ्लोरल मेम्ब्रेन से। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आता है, भेजता है और ऑक्सीजन को अंदर आने देता है। ठीक।
गिल से सांस लेने वाला जीव है मछली है, ठीक। और साथ ही साथ टोड है, टोड जो मेढक का बच्चा होता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं अगला नंबर 12वां नंबर सवाल देखिए जाए। तो रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा क्या क्या स्वपोषी चाहिए। तो स्वपोषी के लिए, स्वपोषी मैंने पेड़ पौधे, पेड़ पौधे के लिए क्या क्या चाहिए, तो मैंने बताया ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसमें देखिए क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल यानी हरित लवक ये भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश ये भी चाहिए। ये इनमें से सभी, ये सभी आंसर हो जाएगा, ठीक। मैंने अभी आपको बताया था, लगभग 2 बार ही बता चुके हैं। अगला 13वां नंबर सवाल देखा जाए। मानव हृदय में कितने बेस्म पाए जाते हैं। इस मानव हृदय में पाए जाते हैं, इसमें बोला है बेस्म। मानव हृदय के बारे में हम समझते हैं। हृदय, जो हृदय है सबसे व्यस्त अंग है, व्यस्त अंग माना जाता है। हृदय को सबसे व्यस्त अंग माना जाता है, क्योंकि जब हृदय ही तो बंद हो जाएगा तो आपका समझिए कि शरीर अब जिंदा नहीं है, आप मरे हुए हैं। आप हृदय का बंद होना है जिंदगी का बंद होने का समान है, ठीक। हृदय को सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। जब से आप जन्म लिए हैं तब से हृदय कभी रुका नहीं है, ठीक है ना, कभी ये रुकता भी नहीं है। जो जिस दिन आपका मृत्यु होता है हृदय का गति ही रुक जाना अर्थात मृत्यु है, ठीक। हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो हृदय में इसका चेंबर को बोला जाता है, चेंबर को बोला जाता है कक्ष चाहे वेश्म। ये आपके हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। पहला बात हो गया, दूसरा बात हो गया, तीसरा बात को आप नोट कर लीजिएगा। हृदय जो होता है पेरिकार्डियल द्रव से ढका रहता है, पेरिकार्डियल द्रव से ढका रहता है। हृदय में जो कि हम हमारे अंदर हृदय जो करंट बना रहा है, हम जिंदा हैं तो कौन बनाता है, एस ए नोड बनाता है, जिसके कारण आप बोल रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं। ये हृदय में एस ए नोड क्या करता है, करंट बनाता है, बाएं अलिंद में रहता है एस ए नोड, जिसे बोला जाता है पेस मेकर, पेस मेकर बोला जाता है, ठीक। तो हृदय में कितने बेस में है, तो 4 बेस में है, 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया। 3 बेस में किस में पाया जाता है, तो 3 बेस में किस में पाया जाता है, तो जो कहने का मतलब छिपकली है, और ये जो आप छिपकली जो और क्या छिपकली के जैसा जो जीव होता है ना, इसको बोला जाता है छिपकली सरीसृप। सरीसृप में 3 होते हैं, सरीसृप के हृदय में 3 वेश्म होते हैं, मानव में 4, 2 वेश्म होते हैं मछली में। तो यहाँ पर मैंने आपको कई ज्यादा एग्जाम्पल बताए। 4 चेम्बर पाया जाने वाला मनुष्य है, साथ ही साथ याद रखिएगा पक्षी में भी 4 चेम्बर पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य में 4 चेम्बर, पक्षी में 4 चेम्बर पाया जाता है, मछली में भी कितना चेम्बर, 2 चेम्बर पाए जाते हैं। छिपकली जिसे सरीसृप बोला जाता है, इसमें कितने चेम्बर पाए जाते हैं, 3 चेम्बर पाए जाते हैं। अगले सवाल में हम लोग देखें, अगला नंबर सवाल जो बोला हुआ है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया से होने वाला जो है, किसके कारण मलेरिया रोग होता है, मलेरिया होता है मच्छर को काटने से। मच्छर को काटने से, कौन मच्छर काटता है, मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है, जिसके कारण हो जाता है मलेरिया। और ये क्या होता है, परजीवी, कौन सा परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। लिस्मैनिया भी एक प्रकार का मच्छर का ही से होता है, ठीक। तो आपको बोला है मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। परजीवी से होने वाला कई प्रकार के रोग हैं, जैसे पायरिया भी परजीवी से होता है, पेचिस भी इसी से होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल की तरफ। इसमें बोला हुआ है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया था
चलिए देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में मृतजीवी मरा हुआ चीज को खाता है, समभोजन एवं स्वपोषी केवल किस में होते हैं, पादपों में होते हैं। ठीक, एक चीज मैंने आपको बताना भुला दिए, छोड़ दिए थे, याद रखिएगा आप, कभी भी एक प्राणी संपोषण है, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण वैसा संपोषण है, वैसा पोषण है जिसमें जो जीव होते हैं ठोस और द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं भोजन को। तो ठोस और द्रव के रूप में भोजन ग्रहण करने वाला जीव प्राणी संपोषण कहलाएगा। तो आपसे एक सवाल हम पूछ रहे हैं कि मनुष्य किस में आएगा, संपोषण सॉरी परजीवी या प्राणी संपोषण या फिर मृतोजीवी। तो आपको ये बताना है, तीन जीव का नाम में तीन प्रकार के पोषण होते हैं, तो इसमें से कौन सा आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, आपके लिए ये सवाल रहेगा, आप बता दीजिएगा। आगे देखा जाए, बोला हुआ है समान अनुशिथिलन, एक होता है शिथिलन, शिथिलन। शिथिलन किससे संबंधित है, शिथिलन या अनुशिथिलन, अनुशिथिलन अगर पूछा जाए ये इसका रिलेशन क्या चीज से है, तो हृदय से, हृदय से। अनुशीतलन में जो आपका ब्लड प्रेशर बोला जाता है, यानी रक्तदाब, रक्तदाब है अनुशीतलन में कितना होता है, 80 होता है, और शीतलन होता है 120। जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो जो आपका स्टिक मैनोमीटर जो कि हवा बनाते हैं उसको स्टिक मैनोमीटर बोला जाता है, ऐसे करके बांध देंगे और उसके बाद हवा देंगे तो फूलता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक प्रकार का वो देखते हैं लोग, ग्राफ दिखाता है ऊपर नीचे, तो उसी को अनुशीतलन या शीतलन होता है। तो अगर 120 से ऊपर अगर जाता है आपका तो बोला जाता है कि हाई प्रेशर है, और 80 से नीचे आ रहा है तो बोला जाता है लो प्रेशर है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हाई प्रेशर कब होगा, 120 से ऊपर जाएगा तो, लो प्रेशर कब होगा, 80 से नीचे आएगा तो। ये डॉक्टर लोग बताते हैं कि आपको लो प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर है तो आपको बोलते हैं कि नमक कम खाइए, तेल मसाला कम खाइए तो ठीक रहेगा। लो प्रेशर है तो नमक थोड़ा ज़्यादा खाइए, तेल मसाला खाइए, ठीक हो जाएगा। और दोनों को अगर मेंटेन करना है, दोनों प्रकार के है तो स्पंज खाइए, ये दोनों से पहले ठीक होगा। तो आपसे पूछा अनुशीतलन, अनुशीतलन कौन होगा, 80 mmHg होता है, ठीक है ना। आगे समझते हैं, रुधिर का कौन सा अवयव, रुधिर का कौन सा अवयव बोला है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी रुधिर का कौन सा ऐसा अवयव है कि रक्त को रोकता है। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से बोले। पहला बात है ये लसिका हुआ नहीं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये क्या करता है, रक्त को क्या बनाता है, थक्का बनाता है, थक्का बनाने काम करता है, थक्का बनाता है। थक्का किस विटामिन के कारण बनता है, तो के विटामिन के कारण, के विटामिन के कारण रक्त क्या बनता है, थक्का बनता है। प्लाज्मा के बारे में तो पूछेगा, प्लाज्मा रक्त का कितना परसेंट है, तो इसका 55% है। इस 55% में अगर पूछा जाए जल का प्रतिशत कितना है मेरे प्यारे भाई, जल इसमें रहता है लगभग 90% रहता है। तो प्लाज्मा में जल कितना परसेंट, 90%। लसिका क्या है, ये सफेद एक रक्त के साथ ही रहता है, लसिका जिसे बोला जाता है लिम्फ। यह हल्का पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है, ठीक। प्लाज्मा आप समझ गए, प्लेटलेट समझ गए, प्लेटलेट्स, ठीक। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ये क्या करता है, थक्का बनाने का काम करता है, विटामिन के कारण थक्का बनता है। तो हमसे पूछा वो रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को रोकने में मदद करता है, अर्थात रोकने का मतलब है थक्का बनाने में मदद करता है। रोकने का यहाँ सेंस समझना है, थक्का बनाने में, ठीक। अगला हम समझते हैं, कह रहा है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, यानी पीत कहाँ से बहता है, या फिर कह सकते हैं पीत रस हमसे पूछा है कहाँ से स्रावित होता है, यानी पीत कहाँ से बनता है। पीत के बारे में पहले समझना है, पीत कैसा होगा। पीत के बारे में अगर समझते हैं, पीत होता है क्षारीय,
ठीक है। इसका ये कैसा होता है, हरा रंग का होता है, हरे रंग का होगा छाड़ी। पहला बात हरा रंग का होगा, दूसरा क्षारीय होगा। तीसरी बात आपको नोट करना है, ये 8 से अधिक होता है, इसका पीएच मान क्या होगा, 8 से अधिक होगा। ठीक। चौथी बात ये समझना है, पीत बनता कहाँ है, तो आपका यकृत में बनता है, यकृत में। ये भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। भोजन क्या करेगा, क्षारीय करेगा। ठीक, यानी भोजन को क्षारीय बना देता है, इस बात को नोट करिएगा। प्रश्न बोला है पीत रस कहाँ से बनता है, तब पीत रस कहाँ से बनेगा, यकृत। यकृत का एक और नाम है लीवर, एक और नाम है इसका जिगर, जिगर। इसका वजन कितना होता है भाई मेरे, तो 1.5 kg। यकृत ऐसा चीज है कि इसमें कोशिकाएं, नए कोशिकाओं का निर्माण सबसे ज्यादा होता है। कौन, तो पूछ लिया जा सकता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर सबसे पूछा जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, बड़ी ग्रंथि, तो आप बताइएगा सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। अग्नाशय से तो आप समझ रहे हैं, अग्नाशय से कौन सा रस बहता है, अग्नाशय से क्या बहता है, मान के चलिए अग्नाशय से बहने वाला है हार्मोन, इसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन नामक हार्मोन बहता है। और इंसुलिन हार्मोन बहने के कारण ही अगर कम मात्रा में बहेगा तो आपको शुगर रोग हो जाएगा। शुगर रोग का एक और नाम है मधुमेह, चाहे डायबिटीज। ठीक। छोटी आंत में क्या क्या होता है भाई, छोटी आंत में आपको पूछा हुआ, छोटी आंत में क्या क्या होता है, ये प्रोटीन को पचाता है, वसा को पचाता है, हार्मोन वसा को पचाता है और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। इतना बात आप लोग अपने कॉपी में नोट आउट करिए, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखा जाए। 19 नंबर बोला है पाइरुवेट का विखंडन। जो पाइरुवेट होते हैं, पाइरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप पढ़े होंगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर, इसे बोला जाता है पावर ऑफ सेल, पावर ऑफ सेल। ठीक। कोशिका द्रव एक बोला है, तो आप पाइरुवेट में जो होता है कोशिका द्रव में ही सब क्रियाएं होते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है पाइरुवेट विखंडित कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर ऑफ सेल। हरित लौह किसमें पाया जाता है, तो हरित लौह पादपों में पाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला नंबर सवाल, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, जल दिया है और ऊर्जा दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो नहीं सकता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऊर्जा हो नहीं सकता, तो ऑप्शन करेक्ट यही आंसर होगा। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होगा, अंतिम उत्पाद आपका यही होता है। अगला देखा जाए, इसी में आप लिखते हैं श्वसन कैसी क्रिया है। श्वसन आपसे पूछा जाएगा तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो होता है, श्वसन कब होता है, पेड़ पौधे में। हम लोग तो श्वसन हमेशा लेते रहते हैं, पेड़ पौधे में श्वसन कब होता है, दिन में होता है, सुबह होता है, दोपहर में होगा, केवल रात में नहीं होता है। याद रखिएगा, रात में श्वसन नहीं होता है। श्वसन का अंतिम उत्पाद वो भी लोग यही देते हैं। ठीक, आगे देखा जाए, अगला 21 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। बोला हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। मैं कई बार अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत्र भी बोला जाता है। छोटी आंत को, छोटी आंत के बारे में आपको मैंने अभी इसी में बताया हूँ, इसी वीडियो में, तो अपना देख लीजिएगा। अमाशय के बारे में बताया, अमाशय में HCl बढ़ता है, ठीक है ना। इसमें आपको पेप्सिन, रेनिन इत्यादि नाम के क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। यकृत के बारे में अभी हमने जान लिया। ठीक, तो हमसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होने वाला है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक, अगला पढ़ते हैं हम लोग।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन निम्नलिखित में से हो गया है, तो ठीक है, ये तो हो गया 21 नंबर सवाल। बोला हुआ है सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। वृद्धजीवी तो हो नहीं सकता, परजीवी तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? स्वपोषी होगा। इसमें तो ज्यादा बताना है ही नहीं। आगे 23 नंबर सवाल देखा जाए। कुटबाग, अभी मैंने आपको कुटबाग के भी बारे में बताया था। अमीबा, अमीबा ऑप्शन में तो इसी को करेक्ट मार दीजिए। पैरामीशियम सिलिया द्वारा करता है, ठीक है। यूग्लिना का आपको पहचानना है। पौधे और जंतु के बीच की कड़ी बोला जाता है। पौधे यानी पेड़ और जंतु के बीच की कड़ी बोला जाता है। बीच की कड़ी, पौधे और जंतु के बीच की कड़ी यूग्लिना को बोला जाता है। पैरामीशियम को मैंने बताया सिलिया द्वारा अपना भोजन करता है। ये फुटबाग द्वारा एक कुस्कीय है, ये भी एक कुस्कीय है, यह भी एक कुस्कीय है। आगे समझते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल लिखते हैं। बोला हुआ है इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक हमसे पूछ लिया है, कौन है? पता है, स्ट्रोमा है, ग्राना है, हरितलौक है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है? पाता तो होबे करेगा, लेकिन पाता में क्या होता है? हरितलौक पाया जाता है, हरितलौक। तो यही मारिएगा क्लोरोफिल। हरितलौक का इंग्लिश होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में अगर पूछा जाए कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक पेड़ पौधे अपना भोजन कब बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा आपका अपना भोजन दोपहर में 12 बजे बनाते हैं, दोपहर में, क्योंकि उस समय सूर्य की जो किरणें होती है सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो उस समय भोजन अपना सबसे ज्यादा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक आपसे पूछा था, हरितलौक। अगर यह ऑप्शन नहीं रहता तो मैं पता मार देता। ठीक, आगे देखा जाए। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा हुआ। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है। मैंने अभी बताया था, लीवर जिसका वजन 1.5 kg होता है। लीवर को जीवर भी बोला जाता है। लीवर में ही आपका पित्त होता है, पित्त स्रावित होता है। अग्नाशय में अभी मैंने बताया था इंसुलिन नामक हार्मोन बढ़ते हैं। अगर इस यह कम मात्रा में बढ़ेगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? आपको डायबिटीज हो सकता है, जिसे शुगर का बीमारी बोला जाता है, चाहे मधुमेह भी बोला जाता है। मधुमेह नामक रोग हो सकता है। उसके बाद अंडाशय, अंडाशय यह क्या किसमें पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। ठीक, एड्रिनल ग्रंथि ये आपका किस में पाया जाता है? तो किडनी में पाया जाता है, किडनी में। आगे हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट 26वां सवाल। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ? अभी अभी मैं आपको बताया गया है मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में आपको मेरे प्यारे भाई 2 कोष्ठ होते हैं, यानी मछली में 2 कोष्ठ होता है। सरीसृप में 3 कोष्ठ होते हैं। सरीसृप का मतलब हुआ छिपकली। छिपकली जैसा जीव है, इस सब में कितने कोष्ठ होंगे? हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, और 4 कोष्ठ होता है पक्षी में, मनुष्य में, जानवरों में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है? तो वयस्क मनुष्य में आपका टोटल होता है 32 दांत। अगर आपसे पूछा जाए कितने दांत दोबारा उगते हैं, दोबारा उगते हैं, दोबारा, या फिर टूटते कितना है, तो दोबारा उगने का मतलब है दोबारा टूटा, तो इसका मतलब है टूटा होगा तभी जमा होगा। तो 20 दांत जिसे बोला जाता है दूध का दांत, दूध दांत। 20 दूध के दांत टूट जाते हैं और 20 नए उगते हैं। अगर आपके जीवन काल में पूछ लिया जाए कितने टोटल दांत होंगे, तो 20 टूटे हुए, और अभी आपके उम्र के आधार पे अभी तो 32 तो हुआ नहीं होगा, लगभग आपका 26 या 28 के करीब दांत होगा। तो उसके बाद आपको 20 जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा? 52। अर्थात पूरे जीवन में देखा जाए तो 52 दांत उगते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन सा होता है? होता है कृंतक, कृंतक, रत्नक, रत्नक, चवर्णक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। एक होता है
नोचने वाला, चीरने वाला, फाड़ने वाला, पीसने वाला, इस ये 4 प्रकार के दांत आपके होते हैं। कृंतक होता है, रोदनक होता है, चवर्णक होता है, अग्रचवर्णक होता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बोला हुआ है रक्त का थाका बनाने में सहायता कौन करता है? तो रक्त के थाका बनाने में कौन सहायता करेगा? तो आपका रक्त डिम्बाणु काम करेगा। ठीक है। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक, यानी 20 दिन तक जिएगा, नहीं तो 120। इसी में इसका अपना समझिए बर्थडे मना लेता है, ठीक, या फिर छठियार बोल सकते हैं, अपना खत्म कर लेता है। 20 से 120 दिन तक का इसका जिंदगी है। लाल होने का कारण है इसका, आपके शरीर में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यही ऑक्सीजन को ढोता है, यानी परिवहन करता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का काम करता है। ठीक। और ये रक्त ही आपके शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, श्वेत रक्त क्या है? श्वेत रक्त कण ये क्या करता है? जीवाणु, विषाणु, यानी कि बीमारियों से लड़ने का काम करता है। बीमारी से लड़ने का काम करेगा, बीमारी से। इसका जीवन लगभग 1 से 7 दिन के करीब होता है। ठीक। ये बीमारियों से लड़ता है, ये थक्का बनाने का काम होता है रक्त डिम्बाणु। ठीक है। यानी जैसे आपका कट जाएगा तो उस समय क्या बनाएगा? ये रक्त को थक्का बना देगा, जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है। ठीक। अगला देखते हैं हम लोग। 28 के बाद 29 देखा जाए। 29 बोला गया है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। लाल रक्त कण में तो ना, लाल रक्त कण में तो होगा नहीं। वर्णी लवक ये भी नहीं होगा। श्वेत रक्त कण ये भी नहीं होगा, ये तो मनुष्य से संबंधित है सब। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। वर्णी लवक, यानी लवक कितने प्रकार के? तो पेड़ पौधे से संबंधित है। लवक आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाम है हरित लवक, दूसरा देखा जाए वर्णी लवक, तीसरा है अवर्णी लवक। हरित लवक क्या होता है? तो पतन होते हैं। वर्णी लवक किसमें होता है? तो तना में होता है। अवर्णी लवक कहाँ होता है? तो जड़ में होते हैं। अगला हम सवाल अब देखते हैं आपका लास्ट नंबर। ये मेरा आखिरी आपका सवाल है। लास्ट नंबर देखा जाए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन, संचयन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, अपचयन नहीं होगा, उपचयन अभिक्रिया है। इसके पहले वाले वीडियो में उपचयन अपचयन मैं पढ़ा चुका हूँ। आप अपने वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तब तक के लिए बने रहते हैं। जय हिंद।